कांग्रेस 2.0 का उदय हो रहा है क्या बिहार में? देखिए, जिस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ी है और जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है वो नहले पे दहला जैसा है। जैसे कांग्रेस के लिए जो देवालय है, शिवालय है, सब मंदिर है, वो सब वही हो गया है। मक्का मदीना भी वही है। जाता है और लालू प्रसाद के दरवाजे पर मत्था टेकता है। 40-50 लोगों की टीम आई है, लेकिन न तो उसका जो सेनापति है वो, न परिवर्तन होकर के जो लोग आए हैं वो, कोई भी लालू परिवार के दरवाजे पर मत्था टेकने गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को बुरा ना लग जाए, राबड़ी देवी को बुरा ना लग जाए, तेजस्वी को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो बातें कहते तक नहीं थे कि यदि कांग्रेस को जीवित रखना है तो यहाँ से आपको अलग होना पड़ेगा। कन्हैया कुमार की एंट्री एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये बातें आपको याद होगा कि पंचनामा में नमन जी ने कहा था कि एक मयान में 2 भूमिहार नहीं रह सकता है। जी, याद है। कन्हैया कुमार जिस टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वो आराम से स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, उनकी यात्रा जिस तरह से चल रही है, और NSUI के जो लड़के जो एकदम होप हो चुके थे वो उनके साथ हैं। यानी कि कन्हैया कुमार, अगर बिहार की राजनीति को या देश की राजनीति को समझना हो तो कन्हैया कुमार की बातों को आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ते हैं, जीते हैं बिहार और देश की राजनीति को, लालू प्रसाद का। और यही कारण है ना कि लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से ये जो तेजस्वी यादव के सामने अगर एक गठबंधन में हैं और कन्हैया कुमार वहाँ खड़े हैं तो कोई तेजस्वी को नहीं सुनेगा बल्कि कन्हैया कुमार को सुनेगा। सर्कस देखे हैं ना जी? सर्कस में रिंग मास्टर होता है जी। उसके हाथ, हाँ, उसके हाथ में एक छड़ी होती है जी। जब तक उसके हाथ में छड़ी है तब तक देखिएगा शेर नाचते रहता है। पप्पू यादव को यूज करना है तो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में उनको अच्छा पकड़ है, उनका उस क्षेत्र में उनको यूज किया जा सकता है। और ये काम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस करेगी। राजद को तीनों में से कोई स्वीकार्य नहीं है। कृष्णा अलाउरू इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो जाकर के मत्था नहीं टेके हैं। कन्हैया कुमार इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पप्पू यादव इसलिए स्वीकार नहीं है कि उस वन मैन आर्मी ने। देखिए, इन दिनों बिहार कांग्रेस काफ़ी आक्रामक मूड में है। पार्टी के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव जो है क्या रंग दिखाएगा, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबा हैं। बाबा, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस 2.0 का उदय हो रहा है क्या बिहार में? देखिए, जिस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ी है और जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है वो नहले पे दहला जैसा है। मेरा एक शो है नहले पे दहला, मैं उसमें इसी तरह की बातों को रखता हूँ। मैं देखता हूँ जी, मैं इसी तरह की बातों को रखता हूँ। और आप जो बात बता रहे हैं, कांग्रेस का जो नया एक सृजन होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पिछले कई दशक से मैं जो लगातार देख रहा हूँ कांग्रेस को या बिहार की राजनीति को जो वॉच कर रहा हूँ, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उसमें मैंने यही देखा है कि कांग्रेस जब भी कोई परिवर्तन करती है बिहार में, किसी भी तरह का कोई एक्ट करती है, एक्शन लेती है या किसी को नॉमिनेट करती है, तो वो शख्स सबसे पहले जाता है और लालू प्रसाद के दरवाजे पर मत्था टेकता है। जैसे कांग्रेस के लिए जो देवालय है, शिवालय है, सब मंदिर है, वो सब वही हो गया है। मक्का मदीना भी वही है। बैसाखी, हाँ, अरे आप ये लगातार देख रहे होंगे, आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं लंबे समय से, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर आया है जिसमें 3-3, 4-4 लोग आए हैं, जिम्मेवारी मिली है, 40-50 लोगों की टीम आई है, लेकिन न तो उसका जो सेनापति है वो, न परिवर्तन होकर के जो लोग आए हैं वो, कोई भी लालू परिवार के दरवाजे पर मत्था टेकने गया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया है कि उसे आगे की राजनीति और रणनीति कैसे करनी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से हम बात कर रहे थे, कृष्णा अलाउरू जी की चर्चा हो रही थी। उन्होंने कृष्णा अलाउरू जी के बारे में कहा कि देखिए, कृष्णा अलाउरू जी ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, और ना ही कृष्णा अलाउरू जी रुकने वाले हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये स्वरूप पहले से रहा है। कांग्रेस आज़ादी के समय से लेकर के अब तक कांग्रेस को आप देखें तो कांग्रेस में एक आपको अलग तरह का स्पार्क नज़र आया होगा, जिसको लेकर के कांग्रेस कभी कभी नहीं होता है, जैसे आपको कोई अधिकार मिल जाता हो तो आप घमंड में आ जाते हैं या उस अधिकार का दुरुपयोग करने लगते हैं। कांग्रेस उस स्टेज में आ गई थी, इतना ज़्यादा वो पावरफुल हो गई थी कि उसने अपने अधिकार का
दुरुपयोग भी शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज पिछले आप देख लीजिए कि 3 चुनाव से तो बाहर है। 2014 के चुनाव से जो बाहर हुई है, 2019 के चुनाव में बाहर रही, 2024 के चुनाव में बाहर रही, और अब ये इंतजार कर रही है कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 10 साल के बाद बदलता है, लेकिन अब तो 11वां-12वां साल चलने लगा है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की दशा नहीं बदली है। लेकिन जो एक नया फॉर्मूला आया है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी आए थे, पहले दौर में जब राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी लालू परिवार के यहाँ मिलने गए थे। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से उनका एक नाम है। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि वहाँ एक परंपरा रही है कि आइए और दिवाले में माथा टेकिए, तो माथा टेकने गए थे। वहाँ सोनिया गांधी से बातचीत कराई गई, वो वीडियो वायरल किया गया, दिखाया गया। ये सब एक फ्रेम था। जिस दिन ये बात पता चल गई कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ही वो शख्स हैं जिसके चलते हमारी पार्टी और हमारा संगठन, लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, बिहार की बात अगर खास करके करें तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना एक नया स्वरूप पैदा किया, और नए स्वरूप में नए लोगों को, नई पीढ़ी को, आप देख रहे होंगे कि यूथ को ही उसमें जोड़ा जा रहा है, जबकि वरिष्ठ लोगों को एकदम किनारे रखा गया है। जबकि ये फैक्ट नहीं है, ये पूरी प्लानिंग जो बनी है उसमें जो बाई बॉर्न कांग्रेसी हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, आप लोग तो जानते हैं कि मैं अक्सर विधानसभा चले या नहीं चले, मैं यहाँ आता हूँ, पत्रकारों के बीच में बैठता हूँ, नेताओं के बीच में बैठता हूँ, तो चर्चाएं तो होती ही रहती है। कांग्रेस के कई नेताओं का मैंने देखा है कि उनके आंख से नहीं, उनके दिल से आंसू निकल रहा था जब कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही थी। खास करके 2024 के चुनाव में तो आपको क्या बताएं, कई कांग्रेसियों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि बाबा अब लगता है कि राजनीति छोड़ देना होगा। ऐसी दुर्गति हम कांग्रेस की देख नहीं पा रहे हैं। कारण था कि आपको पता ही होगा कि चुनाव शुरू हो गया, पहले राउंड का चुनाव हुआ, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने डोमिनेट किया, अपने उम्मीदवार उतार दिए, किसी से पूछा तक नहीं, और कांग्रेस को मजबूरन, यहाँ तक कि कांग्रेस ने एक शख्स को भेजा भी कि जाइए लालू प्रसाद जी से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए। और उस पप्पू यादव को, जिस दिन उन लोगों को, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ कि पप्पू यादव जब मिलने गए लालू प्रसाद से तो जो स्थिति थी वो बड़ा विकट थी। हमने ये भी सुना है कि सदन में अगर कांग्रेस विधायकों को कुछ बोलना रहता था तो वो कागज़ भी जो है वहाँ से पास होकर आता था। बिल्कुल। आप, मैं तो बताऊँगा कि शकील अहमद खान के हाथ में जब से पावर दिया गया है तब से कांग्रेस बहुत बदली है। शकील अहमद खान को मैंने देखा है कि वो अपनी बातें रखते हैं, काफ़ी परंगत नेता हैं, लंबे समय से वो राजनीति भी कर रहे हैं, मुखर होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी बातों को रखने का उन्हें तरीका पता है। मैंने देखा है कि उन्होंने सदन में अपनी संस्कृति बदली, अपनी प्रकृति बदली है कांग्रेस की। कई नेताओं को मैंने देखा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को बुरा ना लग जाए, राबड़ी देवी को बुरा ना लग जाए, तेजस्वी को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो बातें कहते तक नहीं थे, सिर्फ पीछे खड़ा होकर के बैनर लेकर के खड़े होते थे। लेकिन आज वही कांग्रेस एक बदले हुए स्वरूप में नज़र आने लगी है। और ख़ास करके कृष्णा अल्लावारू की बात तो आप कर ही रहे हैं, वो तो एक ट्रम्प कार्ड था ही। ये बातें हमने जब आए थे राहुल गांधी और लालू प्रसाद के आवास पे गए थे तो हम लोगों ने पहले कहा था कि वो आवास पे नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही आए और सेम डे 24 घंटे के अंदर में चेंज हुआ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम, और उसी होटल में जहां उनको ठहरना था, मौर्या होटल में, उसी होटल में कार्यकारिणी की बैठक रखा राष्ट्रीय जनता दल ने। तभी ये पता चल गया कि राहुल गांधी को मनाने का भी प्रयास होगा, सब कुछ होगा। कांग्रेसी नज़र नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी की अगवानी में तेजस्वी यादव वहाँ खड़े नजर आए, अपने कार्यक्रम को छोड़ करके, डिलीट करके। और यहीं से वो पता चल रहा था कि कांग्रेस अपने अलग तरीके से, उसी दिन हमारे यहाँ से जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने जब कार्यक्रम चल रहा था तो उस बीच में लोगों से बातचीत जो कर रहे थे वो तो कई जिलों से आए हुए कांग्रेसी काफ़ी नाराज़ थे। उनके गुस्से का आलम ये था कि वो कुछ भी करने के लिए तत्पर थे, तैयार थे। उनका सीधे कहना था कि हमको एक बार राहुल गांधी से मिलना है, और ये कहना है कि यदि कांग्रेस को जीवित रखना है तो यहाँ से आपको अलग होना पड़ेगा। और फैक्ट यही है कि उसके बाद जब गए तो परिस्थितियाँ बदली। आपने देखा होगा कि दूसरी बार आए, किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किया, और दूसरी बार आए तो उन्होंने एक बयान दिया था जातीय जनगणना को लेकर के, आपको याद होगा। वो बयान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और वो झटका उन्होंने दिया। वहीं पे समझ जाना चाहिए था। बिल्कुल। अब वहाँ से एक नई प्रकृति जो शुरू हुई, कृष्णा अल्लावारू आए। अब तक उन्होंने
जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई कांग्रेसियों से मेरी बात होती है जो काफ़ी खुश होकर के, जो लोग रो करके हमसे बताए थे कि मेरे दिल से आंसू आ रहा है, काफी खुश है। हाँ, वो लोग काफ़ी खुश होकर के अब ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ हो कांग्रेस का, लेकिन हुआ जरूर है। कृष्णा लावरू होटल में सभी को बुला बुला के बारी बारी से बात करते हैं। कन्हैया कुमार की एंट्री एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये बातें आपको याद होगा कि पंचनामा में नमन जी ने कहा था कि एक मयान में 2 भूमिहार नहीं रह सकता है। जी, याद है हमको। और इसको लेकर के कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने बात भी किया था, उन्होंने कहा भी था कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स जो है वो नज़र आ गया। और आज कन्हैया कुमार जिस टीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वो आराम से स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, उनकी यात्रा जिस तरह से चल रही है, और NSUI के जो लड़के जो एकदम होप खो चुके थे वो उनके साथ हैं। यानी कि अगर देखा जाए रिचार्ज कर दिए हैं तो कन्हैया। निश्चित रूप से कन्हैया कुमार में वो स्पार्क है। क्योंकि कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के हैं, इसलिए नहीं कि कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए नहीं कि कन्हैया कुमार का और भी कोई रहा। कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति को या देश की राजनीति को समझना हो तो कन्हैया कुमार की बातों को आप सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ते हैं, जीते हैं बिहार और देश की राजनीति को। यानी कि वो पूरी तरह से अपने आप को रिचार्ज रखते हैं और ये वो स्पार्क नज़र आता है। निश्चित रूप से एक गोल्ड मेडलिस्ट टीचर यदि किसी बच्चे को पढ़ाने क्लास में जाता है तो वो बेहतर पढ़ाएगा बनिस्बत की जो सिंपल ग्रेजुएशन करके जाता है। तो एक बात तो निश्चित रूप से है कि राजनीति का उतार और चढ़ाव दोनों देखा है कन्हैया कुमार ने। बिहार में आए, जिस परिस्थिति में उनको हार का सामना करना पड़ा वो भी सबको याद है। जिस परिस्थिति में उनको बिहार आने नहीं दिया गया पिछले चुनाव में, उनको दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ा, ये किसको याद नहीं है। और सबसे बड़ा डर जो है लालू प्रसाद का, और यही कारण है ना कि लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से ये जो बातें आ रही हैं, राबड़ी देवी ने खुल करके कहा, इसी सदन में आप ही लोगों ने कवर किया है जी बिल्कुल, कि अब निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देना चाहिए। तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दे देनी चाहिए? यही भी कह सकती थी कन्हैया कुमार को दे देना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार चूँकि तेजस्वी यादव के सामने अगर एक गठबंधन में हैं और कन्हैया कुमार वहाँ खड़े हैं तो कोई तेजस्वी को नहीं सुनेगा बल्कि कन्हैया कुमार को सुनेगा। तो ये बदली हुई जो राजनीति है, बदली हुई प्रकृति है, निश्चित रूप से एक फिनिक्स जानवर होता है। ये चीज़ आप बोले तो हमको एक बयान याद आ गया। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी बोले थे कि अगर हमको नहीं दीजिएगा तो NDA को बंटवा दे दीजिएगा। ये बात सबको याद है और ये ओपन मंच से हुआ था। और इस तरह की राजनीति करने का मतलब आप समझ सकते हैं। डर लग रहा है। निश्चित रूप से कन्हैया निश्चित डर हैं, चिराग निश्चित रूप से डर हैं, ये सारे लोग डर हैं। सम्राट चौधरी निश्चित रूप से डर हैं। आप देखिएगा ना कि सम्राट चौधरी से सीधा सीधा टकराव होता है जब भी सदन में बैठते हैं। विजय सिन्हा से कम, लेकिन सम्राट चौधरी ज़्यादा होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को में लगता है कि उनमें स्पार्क है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। चिराग में स्पार्क है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। कन्हैया कुमार में वो स्पार्क है कि अगर कांग्रेस को कभी मौका मिला तो वो मुख्यमंत्री के जगह पर पहुँच सकते हैं। अगर नहीं भी पहुँचते हैं ये तीनों, तो तीनों वोकल हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी राजनीति के लिए, वो पूरी तरह से समर्पित हैं। ये भी बात देखने को मिलती है। अच्छा, इतने बदलाव की बात हम लोग किए, एक खबर और आ रही है उड़ते उड़ते कि विधानसभा चुनाव में कई कांग्रेस के सीटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। कितनी सच्चाई लगती है इसमें आपको? इसमें सच्चाई तो पूरी सच्चाई है। आपको याद नहीं है कि जब 2024 में नीतीश कुमार वापस आ रहे थे, बहुमत कहाँ से जुटेगा ये चर्चा चल रही थी, कई कांग्रेसी जाकर के उनके खेमे में बैठ गए हैं। तो पहले तो वो साफ हो ही गए हैं जो लोग उस खेमे में जाके बैठ गए। कई लोगों को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, जो मंत्री रहते हुए भी अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर सका। मंत्री पद से हटते ही, सरकार बदलते ही वो दूसरे खेमे में चला गया। उस आदमी पर क्या भरोसा कीजिएगा। कांग्रेस में एक बात तो रही है कि कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है और उसी के देखा देखी जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस के ही लोग विभिन्न पार्टियों में हैं जो लीड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ मान के चलिए कि जो आने वाला 2025 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अगर रिवाइव अपने आप को करना चाहती है तो एक बात उसको और करना होगा कि वो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करे, क्योंकि 1 दर्जन के आसपास लोगों का नाम आता था कि ये सब संपर्क में हैं जदयू के और भाजपा के। तो निश्चित रूप से जब हमारे आपके जानकारी में ये बात है, हमारे आपके कान तक ये बात उड़ते उड़ते पहुंच जाती है, तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं पहुंचती होगी? और खास करके लालू यादव के सपोर्ट तरफ झुकाव वाले जो विधायक हैं उनका भी टिकट कटने का अंदेशा लग रहा है। देखिए, सर्कस देखे हैं ना जी, सर्कस में रिंग मास्टर होता है।
उसके हाथ, हाँ, उसके हाथ में एक छड़ी होती है। जी जब तक उसके हाथ में छड़ी है तब तक देखिएगा सिर नाचते रहता है। जी जी उसके हाथ से छड़ी निकल गई तो क्या होता है? तो कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो, अब नाम तो लेना ही पड़ेगा, अखिलेश सिंह, चूँकि अखिलेश सिंह राजद से आए थे, लालू प्रसाद के साथ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था और ओपन मंच से पिछले बार ही आपने देखा होगा 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही थी कांग्रेस कार्यालय में, सदाकत आश्रम में, और उसमें कहा था कि अरे हम सोनिया जी से कह करके इनको सदन में भेजे थे, हम ही ना बनाए, हम ही भेजे हैं। तो ये बातें जब आप खुल करके ओपन मंच पे कह रहे हैं तो इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो रिंग मास्टर अखिलेश सिंह थे जो मजबूर करते थे कि जाओ पहले वहाँ दरवाजे पर मत्था टेक के आओ। अब वो मजबूर होने वाले लोग नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसे लोग जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि वो धोखा कर सकते थे, भले ही नहीं किया हो, लेकिन उन लोगों का नाम तो निश्चित रूप से आया, तो कई लोगों का चेहरा बदलेगा, आप देखते रहिएगा। अंतिम सवाल मेरा है, इतने सारे बदलाव के बाद पप्पू यादव की भूमिका को कांग्रेस में किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पप्पू यादव को यदि कांग्रेस यूज़ करना चाहती है, जैसा कि यूज़ कर भी रही है, आपने देखा होगा कि अपने छात्र विंग को उन्होंने एनएसयूआई के प्रति समर्पित कर दिया है, ये भी बात आपने देखा होगा। एनएसयूआई चुनाव लड़ रही है छात्र संघ का, तो उसमें उनका सपोर्ट पूरा है, उनके पार्टी जो उनकी जाप हुआ करती थी, जाप छात्र, उसमें कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पप्पू यादव को यूज़ करना है तो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में उनको अच्छा पकड़ है उनका, उस क्षेत्र में उनको यूज़ किया जा सकता है और ये काम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस करेगी, इस बात का पूरा संभावना है। यानी कि कृष्णा, कन्हैया और पप्पू, ये तीन लोग जो होंगे मेन फ्रेम में आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद यही आता है कि अल्लावरू जी झुकेंगे नहीं, कन्हैया रुकेंगे नहीं और पप्पू यादव को लालू जी और तेजस्वी जी स्वीकार करेंगे नहीं, तो होगा क्या? ये देखिए, इसमें तीनों चेहरा ऐसा है ना, तीनों में से कोई स्वीकार्य नहीं है। राजद को तीनों में से कोई स्वीकार्य नहीं है। कृष्णा अलावरू इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो जाकर के मत्था नहीं टेके हैं। कन्हैया कुमार इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पप्पू यादव इसलिए स्वीकार नहीं है कि उस वन मैन आर्मी ने यादव कुल में अपना, नहीं, यादव कुल में अपना एक अलग बांस गाड़ दिया है, खूंटा गाड़ दिया है, जिस खूंटे पर वो सबको नचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बात तो है ना कि लालू प्रसाद को जो यादव पर एकदम पकड़ था, उस पकड़ को तो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर किया है ना, ढीला कर दिए। चलिए, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम बदलावों पे बहुत ही अच्छी बात रखी है अपनी। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट हमें मिलता है उसी कमेंट के आधार पे हमें ये पता चलता है कि आपकी क्या सोच है।